मेरे वीडियोज़ में जब पेशेंट कमेंट्स करते हैं तो बहुत बार ये सवाल बहुत कॉमनली देखा गया है कि मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ डॉक्टर। तो प्रेगनेंसी रहती है तब सब लोग खुश होते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसके बाद एक आध वीक में या 2 वीक्स में सडनली ब्लीडिंग चालू हो जाता है, स्पॉटिंग चालू होता है या किसी का ब्लीडिंग नहीं है लेकिन सोनोग्राफी पे हार्ट बीट नहीं दिखते हैं और मिसकैरेज होता है। तो ये मिसकैरेज होने के रीज़न्स क्या है? किस वजह से मिसकैरेज होता है? क्या हम उसे किसी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? कौन सा मेडिसिन देने चाहिए? और ये ना हो इसके लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आइए जानते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में, लेकिन आपको उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं 8 फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं इस वीडियो में मिसकैरेजेस के रीजंस के बारे में और उसके लिए लेने की ज़रूरत है उस प्रिकॉशंस के बारे में बात करने वाली हूँ। और ऐसे ही छोटे-छोटे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाती हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो देर मत कर लीजिएगा। तो पहले समझते हैं कि मिसकैरेज के क्या-क्या टाइप्स होते हैं। तो कभी-कभी किसी पेशेंट में ऐसे होता है कि वो प्रेग्नेंट होते हैं लेकिन उसके बाद 7 डेज़ के बाद या 10 डेज़ के बाद उनको थोड़ा-थोड़ा स्पॉटिंग चालू होता है और फिर फ्रैंक ब्लीडिंग होता है और जो भी प्रेगनेंसी था वो कंटिन्यू नहीं होता है। किसी-किसी पेशेंट्स में स्पॉटिंग ब्लीडिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी कन्फर्म करने के बाद उनको 10 दिन के बाद जब हम स्कैन के लिए बोलते हैं, सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी फ़ीटस नहीं दिखता है और उसके बाद भी रिपीट स्कैन करने पर भी फ़ीटस नहीं दिखता है या हार्ट बीट नहीं आता है या किसी पेशेंट्स में हार्ट बीट पहले दिखता है, सब कुछ अच्छा होता है और उसके बाद हार्ट बीट डिसअपीयर हो जाता है। किसी पेशेंट्स में प्रेगनेंसी 3 महीने तक अच्छे से कंटिन्यू करती है और उसके बाद मिसकैरेज होता है। तो ऐसे अलग-अलग टाइप्स होते हैं मिसकैरेज के और उसके हिसाब से उनके रीज़न्स अलग-अलग होते हैं। तो लेकिन अभी अगर हम रीज़न्स की बात करेंगे तो सबसे कॉमन रीज़न जो है वो ये है कि जेनेटिक रीज़न। जो एम्ब्रियो बना है, जो बेबी बना है, वो अगर जेनेटिकली एब्नॉर्मल रहेगा, तो नेचर उसे कंटिन्यू नहीं होने देता है और मिसकैरेज हो जाता है। तो ये एब्नॉर्मलिटी कहाँ से आती है? एम्ब्रियो बनता है एग और स्पर्म से। तो एग या स्पर्म दोनों में से कहीं तो एब्नॉर्मलिटी आ सकती है। खास करके जब फीमेल का एज ज़्यादा हो, मदर का एज ज़्यादा हो, 35 के ऊपर हो, तो ये एब्नॉर्मलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जेनेटिकली एब्नॉर्मल एम्ब्रियो बनता है तो वो नॉर्मली कंटिन्यू नहीं होता है और मिसकैरेज हो जाता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कभी-कभी किसी पेशेंट के यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकता है या कोई सेप्टम हो सकता है जैसे कर्टन है जिसकी वजह से अंदर एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। थर्ड टाइप ऑफ रीज़न हो सकता है किसी पेशेंट के ब्लड में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी को अपोज करते हैं, कंटिन्यू नहीं होने देते हैं। उनके ब्लड में क्लॉटिंग ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बेबी का फीटस का ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। और रेयर कॉजेस में हो सकता है कभी किसी का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड थायराइड एब्नॉर्मलिटी हो जो ट्रीट नहीं हो रहा है। कभी-कभी एक्टिव वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है, कभी-कभी ट्रॉमा यानी कि वहाँ पे मार लगने की वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। लेकिन ये रेयर रीज़न है, तो कॉमनेस्ट रीज़न है जेनेटिक। अभी देखते हैं कि क्या अगर प्रेगनेंसी है और कुछ स्पॉटिंग हो रहा है या हार्ट बीट नहीं आ रहा है, तो किसी तरह से हम मिसकैरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या उस प्रेगनेंसी में? तो बेसिकली यहाँ पे अपने हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। नेचर उसका कोर्स लेता ही है। अपनी तरफ से हम प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए सारे मेडिसिन्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, बेड रेस्ट वगैरह भी एडवाइस किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर एब्नॉर्मलिटी है एम्ब्रियो में, तो वो एम्ब्रियो रिजेक्ट ही होता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी समझो मिसकैरेज हो गया, तो उसके बाद आपने कंप्लीट इवैल्यूएशन करके लेना चाहिए कि आपका मिसकैरेज का रीज़न क्या था। एक मिसकैरेज होना बहुत कॉमन बात है, लेकिन अगर रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इवैल्यूएशन करके लेना चाहिए।
तो इवैल्यूएशन में हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, तो जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों के। यूट्रस का टेस्ट कर सकते हैं कि यूट्रस में कुछ एबनॉर्मलिटी है क्या। उसके लिए सोनोग्राफी, 3D स्कैन, कभी कभी हिस्ट्रोस्कोपी भी लग सकता है। ब्लड टेस्ट, कि ब्लड में ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है जो बेबी को अपोज कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन को अपोज कर रहे हैं या प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने नहीं दे रहे हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, वो सब चीज़ें भी हम रूल आउट करके ले सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होने के लिए जब एम्ब्रियो आप बनाओगे तो उसका जेनेटिक टेस्टिंग करने का भी ऑप्शन आपके पास है, जिसे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बोला जाता है। तो मिसकैरेज किस वजह से हुआ, उस रीज़न के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आपको कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुर्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।